Okay, well student, we are going to learn the chapter that is heredity and the evolution. तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी पार्ट था, जिसको हम फर्स्ट पार्ट बोलेंगे इस चैप्टर का, ऑलरेडी हमने ये हमारे प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिटेल स्टडी किया है. अभी इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम इवोल्यूशन बोलेंगे वो हम आज लर्न करने वाले. आज के क्लास में हम इवोल्यूशंस कंसेप्ट स्टडी करने वाले, इवोल्यूशंस के एविडेंसेस कौन से स्टडी करने वाले, एक्चुअली इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो स्टडी करने वाले. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, ओके, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप देखते हो कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, मतलब दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट. और हम ह्यूमन बींग्स भी जनरली अर्थ पे है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. जो भी एनिमल्स या प्लांट हमारे अर्थ प्लैनेट पे है, तो जनरली ये आपको जैसे अभी दिख रहे हैं, तो एक्चुअली इनकी ओरिजिन सेम ऐसी ही हुई क्या. मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लेते कि ह्यूमन, मतलब हम खुद है ना, हम आज जैसे दिखते हैं वैसे ही हम यहाँ से कुछ साल पहले, मतलब लैक्स ऑफ ईयर पहले हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसे ही था क्या, या राइट. तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, या जितने भी एनिमल्स है कि वो ऐसे ही, मतलब दे हैव द सेम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. दिस इज़ द बिग क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ, राइट. ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऐसा है कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज अर्थ पे है, उनका जो कुछ भी स्ट्रक्चर्स है वो एक्चुअली जैसे अभी आपको दिख रहा है वैसे ही नहीं था, राइट. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर उनको पाने के लिए, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल बैकग्राउंड पाने के लिए उसके लिए लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ ईयर्स लगे हैं, मतलब लाखों करोड़ों साल इसके लिए लगे हैं. तो ये जो ग्रेजुअल और ये जो चेंजेस हैं एट ए टाइम नहीं हुए हैं. दिस चेंजेस आर नॉट डन एट अ टाइम, है ना. एट ए टाइम ये जो कुछ भी चेंजेस बॉडी के पोस्चर में आए, बॉडी के स्ट्रक्चर में आए, जैसे हम ह्यूमन का बोलते हैं, तो ये एट ए टाइम या कुछ साल, मतलब कुछ जैसी तुरंत नहीं आए हैं. एट ए टाइम ये चेंजेस पाए नहीं गए, इसके लिए करोड़ों साल लगे हैं, राइट. और ये जो चेंजेस हुए हैं, मतलब ये चेंजेस कैसे थे, ग्रेजुअल, राइट, कंटिन्यूसली, राइट, और स्लो थी, फास्ट थी क्या, नहीं. तो इट टेक्स लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ ईयर्स एगो. तो ये इसी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन, मतलब उत्क्रांति जो बोलते हैं ना हम, कि ह्यूमन की उत्क्रांति कैसी हुई या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्क्रांति कैसी हुई. तो इवोल्यूशन ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मतलब आज हम हमारे सराउंडिंग में या अर्थ प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं, तो वो एज इट इज जैसे अभी है वैसे नहीं थे. उनको इस फॉर्म में आने के लिए बहुत सारे ईयर्स लगे हैं, राइट. उनके जो एंसेस्टर, मतलब उनकी जो ओरिजिन थी वो कुछ और थी, राइट. तो आप जानते हो कि मतलब इस बहुत सारी थ्योरीज इवोल्यूशन के बारे में दी गई है, राइट. जैसे कि मतलब अर्थ प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ, या इतने मतलब हमारे सौर मंडल में इतने प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, इसके बारे में जो डिटेल्स हो, बिग बैंग थ्योरी है ना, बिकॉज ऑफ द बिग बैंग थ्योरी. सो दीज प्लैनेट्स और एवरीथिंग आर अराइजेस, राइट. तो ये वहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है. तो इस चैप्टर में, मतलब आज के हमारे पोर्शन में, तो ये सभी चीज़ें बेटा इवोल्यूशन में आती है. तो एग्जैक्टली इवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में शॉर्टली हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. डिटेल्स इसके बारे में, डिटेल्स बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, उसमें से आप डिटेल स्टडी करोगे, या वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द फर्दर एजुकेशन, तो रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, राइट, एंड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो वहाँ पे भी आप इसका डिटेल स्टडी कर सकते हो. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें शॉर्टली इवोल्यूशन क्या होता है, उसकी एविडेंसेस क्या है, ये शॉर्टली इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये हम अभी स्टार्ट करेंगे या शुरू करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट द इवोल्यूशंस, राइट. Evolution is a gradual change occurring in living organisms over a long duration. ओके, जैसे कि मैंने बोला है कि इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. तो इवोल्यूशन कैसे बेटा, कि ये इट्स अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब कंटिन्यूस होने वाला चेंज. मतलब ऐसे नहीं है कि चलो कुछ देर हुआ और फिर बंद हो गया. तो ये कंटिन्यूसली होने वाला चेंज है. इवोल्यूशन किसे बोलेंगे, इट्स अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअली ऑकर होने वाला चेंज, राइट, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, और बहुत सारे समय तक होने वाला है कंटिन्यूसली. आज भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है डे बाय डे. जैसे हम जैसे देखते हैं कि हम जैसे एक पीढ़ी
का कंपैरिजन दूसरी पीढ़ी से करते हैं, राइट, एक जनरेशन का कंपैरिजन हम दूसरे जनरेशन से करते हैं, तो वो एक स्टेप एडवांस रहती है। हम बोलते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि हमारा जो जनरेशन है और आपका जो जनरेशन है, तो जनरली आप एक स्टेप हमसे कुछ ना कुछ चीज़ों में एडवांस हो, तो एक्चुअली इस इज़ अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब ये जो इवोल्यूशनरी चेंजेस है होते रहते, किसी ना किसी चीज़ में आप एडवांस रहते हो, तो दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। तो इसलिए इवोल्यूशन कैसे कि कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये चलती रहती है, राइट। सो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन द लिविंग organism over a long duration. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. मतलब ये स्लो गोइंग प्रोसेस है जिसमें से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट क्या होता है, धीरे धीरे होता है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विल टेक्स प्लेस एंड दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। मतलब जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला है कि ये जो है ना, ये इवोल्यूशन जो है ये फास्ट नहीं है, इट इज़ अ सो स्लो ग्रोइंग प्रोसेस। इट टेक्स टाइम। इसको मतलब इवोल्यूशन होने के लिए या कोई भी चेंजेस होने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि ये चलो आज या कल 2-3 दिनों में इवोल्यूशन हो गया। इसके लिए बहुत मतलब टाइम लगता है, जिससे उस ऑर्गेनिजम्स का या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है कि एग्जैक्टली हम इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशंस। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, as you know that living organism have a characteristic feature that is reproduction। और ये रिप्रोडक्शन ऐसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसमें जो स्पेसीज़ है ना, मतलब एक स्पेसीज़ जो है वो क्या रहती है, अब मतलब डिटरमाइन होती है, या नेक्स्ट स्पेसीज़ मतलब वो स्पेसीज़ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आती रहती है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन, राइट। मतलब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करना, दैट इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म करना, इस ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका हम रिप्रोडक्शन करेंगे। जनरली स्पेसीज़ को रखने के लिए या स्पेसीज़ कंटिन्यू करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो नई स्पेसीज़ फॉर्म होती है ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब वट एवर द न्यू स्पेसीज आर फॉर्म, जो नई स्पेसीज फॉर्म होती है ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन। कुछ जनरेशन होने के बाद उसमें कुछ कैरेक्टर्स में क्या आती है, चेंजेस आती है, स्पेसिफिक चेंजेस पाए जाते हैं एंड दैट चेंजेस आर एज अ रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। और वो चेंजेस कैसे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मतलब एक्चुअली जो भी चेंजेस हुए हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नेचर और दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर कैसे एक्सेप्ट करता है ना, मतलब नेचर के हिसाब से, राइट, वो ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करता है, चेंज करता है। मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेचर। मतलब वो जिस एरिया में रहता है, जिस रीजन में रहता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का सराउंडिंग कैसा है, वहाँ का हैबिटेट कैसा है, तो विद द रेफरेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स ना, इसको मतलब इसको रेफरेंस लेके एक्चुअली नेचर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से जो उसके बॉडी में मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलो या अदर स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, राइट, तो ऐसा जो चेंज है वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इट टेक्स फॉर सेवरल जनरेशन। सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द व्हाट, इवोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत डिफरेंट टाइप से हम इवोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें से एक टाइप जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज due to changes in specific character of several generations of living organisms as a response to the natural selection is called the evolution. So note down these definitions. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called evolution. Right? इसको हम क्या बोलेंगे, evolution. All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. Okay, मतलब जितने भी चेंजेस पाए गए हैं रेंजिंग फ्रॉम स्टार, प्लैनेट्स, अर्थ, राइट, ये स्टार प्लैनेट से लेके अर्थ से लेके हमारे अर्थ पे जो बायोस्फीयर है वहाँ तक इसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी चेंजेस आए हैं
वो जनरली ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इन सभी का जो स्टडी है वो इवोल्यूशन में आता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इन सभी का स्टडी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कौन कौन से कि मतलब प्लैनेट से लेके स्टार से लेके राइट, और ये ह्यूमन जैसे हम मतलब या बायोस्फीयर अर्थ पे जो भी बायोस्फीयर है, सो ये सभी इन सभी में जितने भी चेंजेस आए हैं all that are changes are included in the evolution, or we may say that the theory of evolution। अब इसमें क्या है कि जनरल Man has always been curious to know. अब ये मैन जो हम ह्यूमन बोलते हैं, एक्चुअली ये मैन जो है ह्यूमन जो है, ही इज़ ऑलवेज क्यूरियस टू नो हाउ दी स्टार्स एंड प्लैनेट्स वेर फॉर्म। मतलब ह्यूमन बीइंग ने मतलब ऐसा है कि जनरली ह्यूमन बीइंग और मैन को ऐसी क्यूरियसिटी थी कि जनरली ये जो स्टार और प्लैनेट्स है ये कैसे फॉर्म हुए, इसकी मतलब क्यूरियोसिटी किसको थी, ह्यूमन को थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्यूरियोसिटी, और ये क्यूरियोसिटी होने के कारण ही ह्यूमन ने जैसे हमने ये पूरी की पूरी मतलब इससे रिलेटेड थ्योरी, इससे रिलेटेड जो भी रिसर्चेस हुए हैं है ना, आज आप देखते हो कि हमने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, हर एक प्लैनेट्स पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मिशंस हमने किए। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी। तो अर्थ पे ऐसा ह्यूमन ही ऐसा एक एनिमल्स है या क्या बोलते हैं हम है ना, कि जिसने इस सभी के बारे में क्यूरियोसिटी शोज़ की है, स्टार्स कैसे फॉर्म हुए है ना, उससे भी आगे जाके बहुत सारी जो भी रिसर्च है, जो भी डेवलपमेंट की है ना, इससे रिलेटेड जो भी है ना स्टडी की है, वो किसने की है, ह्यूमन ने की है। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ द ह्यूमन। मतलब अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एनिमल है, लेकिन ह्यूमन ही ऐसा है कि जिसने ये सभी चीज़ें खोज के निकाली है, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट क्यूरियोसिटी, राइट, हाउ दीज थिंग्स आर फॉर्म। अभी भी क्यूरियसली बहुत सारे चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है। आप देखते हो कि जैसे मार्स मिशन है, राइट, उसके बाद मून मिशन है, सो मेनी मिशंस वर परफॉर्म। ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन इनिशियली ये प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, स्टार कैसे फॉर्म हुए, इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे साइंटिस्ट, मतलब ये ह्यूमन ने उसमें उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उससे उसने ये क्या किया है, मतलब ये जो थिंग्स है वो क्या है, ढूंढ के निकाली है, इसके बारे में रिसर्चेस किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट Number of those evidences of evolution. तो नेक्स्ट है बेटा, Do you know why the theory of evolution is so widely accepted? नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्चुअली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट। सो लेट्स सी थ्योरी Theory of evolution. राइट। तो एक्चुअली ये हो गया बेटा इंट्रोडक्शन, किससे रिलेटेड, इवोल्यूशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। अब एग्जैक्टली इवोल्यूशन की थ्योरी कैसी है, तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम शुरू करेंगे। इवोल्यूशन क्या होता है, अब उसकी थ्योरीज किस तरह से है, जनरली किस तरह से थ्योरीज दी है, इसके बारे में डिटेल्स करेंगे, स्टडी करेंगे। According to the theory of evolution, the first living material, that is, protoplasm, has been formed in ocean. एज यू नो दैट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन द फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म इन द ओशियन। आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो लिविंग सब्सटेंस है, जिसका नाम भी यहाँ पे दिया है कि प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, वो लिविंग सब्सटेंस वाटर बॉडीज़ में फॉर्म हुआ था, स्पेशली ओशियन में फॉर्म हुआ था। और वहाँ से ही मतलब क्या बोलते हैं, ये जो अर्थ का जो भी डेवलपमेंट है, जो भी लिविंग थिंग है ना, उसके बाद यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और आज जायंट एनिमल्स लाइक और बहुत ही डेवलप एनिमल जैसे हम बोलेंगे ह्यूमन, इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे मतलब साइंस के हिसाब से या साइंस के जितने भी प्रूफ्स है, तो सबसे पहला जो लिविंग सब्सटेंस है या लिविंग मटेरियल है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, इट इज़ डेवलप इन द ओशियन और इन द वाटर बॉडीज, राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, है ना। ये लिविंग सब्सटेंस है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यहाँ से शुरुआत हुई है। अब बहुत सारे इसके बारे में आपने सुना होगा कि लिविंग मतलब ह्यूमन का, मतलब ये अर्थ पे ह्यूमन बीइंग कैसे आया है ना, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे आया, एनिमल्स का डेवलपमेंट कैसे आया है, ये बहुत सारे मतलब डिफरेंट जो भी है ना, डिफरेंट इसमें डिफरेंट कंसेप्ट इसके बारे में दिए। लेकिन साइंस क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू द साइंस इसकी जो मेन हिस्ट्री है, और इफ़ यू
स्टडी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो है कि जो लिविंग मटेरियल है, सबसे पहला लिविंग मटेरियल जिसे बोलेंगे हम, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो वो बेटा ये ओशियन में फॉर्म हुआ है, राइट। तो डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ से डेवलपमेंट हुई है, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जो एंसेस्टर है, हमारी ओरिजिन ये प्रोटोप्लाज्म से हुई है, किसी ने हमें डायरेक्टली डेवलप नहीं किया ह्यूमन ने, राइट। तो ये साइंस के हिसाब से हम सोचते हैं या एविडेंसेस चेक करके हम देखते हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म ये फर्स्ट लिविंग मटेरियल है विच इज़ फॉर्म इन द ओशियन, राइट। तो यहाँ से सभी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। मतलब ये मतलब फास्ट प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स कोर्स ऑफ ईयर्स, इसको बहुत सारी समय मतलब लगा है। In due course of time, unicellular organism was formed. ओके तो पहले प्रोटोप्लाज्म फॉर्म हुआ जो कि लिविंग मटेरियल ओशियन में, और उसके इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दैट प्रोटोप्लाज्म गेट कन्वर्ट्स इनटू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसका कन्वर्शन किस में हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यू नो वेरी वेल द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग वन सेल, मतलब उनकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितनी भी फंक्शंस है, वो उनके एक ही सेल में परफॉर्म होती है। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ग्लीना है, राइट। तो उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। देन आफ्टर Gradually, changes occurred in the unicellular organisms from which larger and more complex organisms were formed. ओके तो ग्रेजुअली ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें चेंजेस होते गए, वो वैसे ही था क्या? नहीं, इसमें ग्रेजुअली और स्लोली क्या होते गए? चेंजेस होते गए किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? फॉर्म हुआ, और लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुआ, जिसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। All these changes were slow and gradual. अब ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ये कैसे हुए हैं कि दिस चेंजेस आर स्लो, फास्ट है क्या? नहीं, एंड ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर अनदर, राइट। स्लो है, जितने भी चेंजेस हुए हैं वो कैसे स्लो है, एंड दे फॉर्म वन आफ्टर अनदर, राइट। It took over 300 crore years for these changes to take place. Here about ये चेंजेस होने के लिए कितने करोड़ ईयर? इट टुक्स 300 करोड़ ईयर्स। मतलब ये ऐसे कोई 1 साल 2 साल 100 साल में होने वाली प्रोसेस है क्या? नहीं, इसके लिए कितने 300 करोड़ साल लगे हैं, है ना। ये जो चेंजेस ग्रेजुअली और स्लोली जो हुए हैं, इट टुक्स 300 करोड़ ईयर्स, राइट। कितना समय लगा है इनको होने के लिए? 300 करोड़ ईयर्स, ओके। Changes and development in living organisms had been all round and multidimensional, which led जो चेंजेस है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कैसे थे? ऑल राउंड थे और मल्टी डायमेंशनल। मतलब किसी भी एक चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है क्या? चलो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है क्या? नहीं, सभी मतलब मल्टी डायमेंशनल इन एवरी एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट जो हुआ है। एनिमल की केस में ही हुआ है क्या? नहीं, प्लांट की केस में भी हुआ है। हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक ऑर्गन के बारे में ये डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल। मतलब ऐसे कुछ एक चीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सभी, इसलिए इनको क्या बोलना है? इट इज़ नॉट यूनिडायमेंशनल, इट इज़ दीज चेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल। एवरी एस्पेक्ट में ये चेंजेस पाए गए हैं। led to evolution of different types of organisms. Hence, this overall process is called evolution, which is organizational. इसलिए ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। और जो कि कैसा दिख रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल, राइट। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इवोल्यूशनल, एंड विच इज ऑर्गेनाइजेशनल, राइट। Progressive development of plants and animals from तो ये डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन हम इवोल्यूशन की देखेंगे यहाँ पे कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो एग्जैक्ट इवोल्यूशन किसे बोलेंगे? कि जनरली इवोल्यूशन क्यों हुआ है? इट इज़ फॉर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, इट इज़ फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। मतलब उनके बॉडी में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में जो भी चेंजेस पाए गए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस। मतलब प्रोग्रेस होने के हिसाब से ही ये चेंजेस हुए हैं, राइट। मतलब सर्वाइवल के हिसाब से ही ये चेंजेस पाए गए हैं। मतलब नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर को कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला तो सर्वाइवल का ही क्वेश्चन आता है ना। मतलब वो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में, उस पर्टिकुलर रीजन में वो
ऑर्गेनिज्म खुद को कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, बराबर है कि नेचर इस तरह से जो भी चेंजेस का, इसलिए वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्लांट और एनिमल में जो चेंजेस किए हैं अपने डिफरेंट ऑर्गन में या फ्रॉम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उस मतलब एंसेस्टर के कंपैरिजन में, उनके जो एंसेस्टर है उनके कंपैरिजन में जो प्लांट और एनिमल में प्रोग्रेस के हिसाब से जो भी डेवलपमेंट की है, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके जो एंसेस्टर थे उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, है ना। एंसेस्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो स्ट्रक्चरल बोलो या फंक्शनल बोलो, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उनको उनके हिसाब से जो प्रोग्रेस उनको करना है, मतलब प्रोग्रेस के हिसाब से या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्लांट और एनिमल ने जो भी चेंजेस पाए गए हैं, दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन को हम प्रोग्रेस के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब सर्वाइवल एक ठीक है, लेकिन उनका प्रोग्रेस किस तरह से होगा, राइट। प्रोग्रेस के हिसाब से जो चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म ने या उस एनिमल्स ने या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में खुद में लाए हैं, बिकॉज ऑफ द किसके हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से, राइट, विथ रेफरेंस विथ करस्पॉन्ड टू देयर एंसेस्टर, मतलब उनका एंसेस्टर क्या था, उनकी ओरिजिन कैसे थी, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे था, उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे था, वो होके भी उनको उसमें और डेवलपमेंट करना है, तो उस कंप्लीट चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन, कंप्लीट कंसेप्ट, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। तो इस तरह से भी हम इवोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ओके। From the ancestors having different structural and functional organization is called evolution. If theory of evolution is widely accepted, then there has to be appropriate evidences to support this theory. अब ये जो इवोल्यूशन की थ्योरी है ये वाइडली एक्सेप्ट हुई है। अब क्यों वाइडली एक्सेप्ट हुई है, आपको पता है कि इवोल्यूशन की थ्योरी है वाइडली, मतलब इनिशियली राइट जो भी चेंजेस पाए गए थे, मतलब इवोल्यूशन की थ्योरी में जो भी दी है, जो भी बातें दी है ना, जो भी कंसेप्ट दिए वो वाइडली एक्सेप्ट की है। क्यों की है, क्योंकि कोई भी चीज़ राइट विदाउट प्रूफ तो हम मानते नहीं है, विदाउट एविडेंस, हर एक चीज़ के लिए एविडेंस होना जरूरी है, राइट। और साइंस में तो जनरली प्रूफ्स है ना, साइंस तो ऐसे मतलब चलो ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, बोलने वाली चीज़ नहीं है, मतलब जो है वो है ना, उसकी एविडेंसेस होनी चाहिए। साइंस ऐसा है कि एविडेंसेस मांगता है ना, ये ऐसा है, राइट, एविडेंसेस होते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसका भी ऐसे कि इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है जो उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। इसलिए इवोल्यूशन की थ्योरी वाइडली या बहुत ज़्यादातर क्या की गई है, एक्सेप्ट की गई है, बिकॉज इट हैविंग एविडेंसेस फॉर एवरीथिंग, मतलब जो भी इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया गया है उसके अप्रोप्रिएट एविडेंसेस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एविडेंसेस दिस थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड। Are there such evidences? Come, let us study about the evidences in detail. तो ऐसे जो एविडेंसेस है वो हमें डिटेल्स में क्या करना है, Evidences of evolution. राइट, एविडेंसेस ऑफ evolution, okay. Do you know why the theory of evolution is so widely accepted? अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये जो थ्योरी, Various questions like how life began on. तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब क्यों वाइडली एक्सेप्ट की गई है, मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको कि ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वाइडली क्यों एक्सेप्ट की गई है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि हाउ लाइफ बिगन ऑन द अर्थ पे लाइफ कैसे शुरू हुआ है। शुरू में ही इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि लाइफ कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, कि पहला जो लाइफ मटेरियल है जिसको हमने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान में रखो, इस पर क्वेश्चन आता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हमारे एग्ज़ाम में तो आएगा ही, लेकिन जितने भी फर्दर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो लाइफ सब्सटेंस है उसको क्या बोला गया है, तो वो प्रोटोप्लाज्म है, और कहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि ओशियन में फॉर्म हुआ है, एंड देन फर्दर डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हाउ द लाइफ बिगन ऑन द अर्थ, राइट, On Earth, how various living organisms evolved were डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो ये क्वेश्चंस जनरली है। तो इसके answered by this theory. राइट, तो इसके जो भी आंसर्स है ये किसने दिए हैं, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में दी है। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन
स्टडी करना, और मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये वाइडली एक्सेप्ट की गई है, राइट। अब ये वाइडली एक्सेप्ट की गई है बिकॉज ऑफ इट हैज़ अ एविडेंसेस, राइट। ओके, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक्चुअली क्यों वाइडली इसको एक्सेप्ट किया गया है, तो इसके जो एविडेंसेस है, बिकॉज इट हैज़ अ एविडेंसेस, तो इस एविडेंसेस के बारे में हमें स्टडी करना है। तो बेसिकली Various proofs are available in support of the theory of evolution. Come, let us do a detailed study about these evidences. तो Morpho- इस एविडेंसेस के बारे में मतलब बहुत सारे इवोल्यूशन के थ्योरी के बारे में बहुत सारे प्रूफ्स अवेलेबल है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो हमें मतलब कौन सी एविडेंसेस है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला जो एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया है। दूसरा एविडेंस है जनरली इवोल्यूशन का एविडेंस, दूसरा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, राइट, देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, राइट। इससे बहुत सारे एविडेंसेस जनरली है कि जो क्या प्रूव करते कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। तो इससे जो एविडेंसेस है मतलब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस बोलो, राइट, उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलो, देन उसके बाद नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बोलो, वेस्टिजियल ऑर्गन, देन कनेक्टिंग लिंक्स, राइट। सो ऑल दैट एविडेंसेस, ये सभी एविडेंसेस है जो क्या प्रूव करते हैं कि एक्चुअली इवोल्यूशन कैसे हुआ है, या मतलब हर एक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज यहाँ पे डेवलप ऑर्गेनिजम्स है या डेवलप लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे है कि उनका रिलेशन कुछ ना कुछ, उनका कनेक्टिंग लिंक्स या उनके एंसेस्टर कुछ तो भी कॉमन है। तो ये सभी प्रूफ्स हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज हमने जनरली एक्चुअली इवोल्यूशन क्या होता है ये कंसेप्ट शुरू किया, उसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है वो स्टडी किया, और इससे रिलेटेड जो भी इसकी एविडेंसेस है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।